जैसे कि मैंने बताया, मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूँ और मैंने गन्ने के ऊपर काम किया है। करीब 37 साल तक मैंने गन्ने के ऊपर काम किया है। गन्ने की नई प्रजातियां निकालना मेरा विषय है। और मैंने पूरी लाइफ के अंदर 24 गन्ने की प्रजातियां निकाली। अ, उसके अंदर से एक जो प्रजाति थी CO 238, वो बहुत ही पॉपुलर रही। इस वैरायटी के आने को और फायदा हुआ है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि हम भारत जो है देश के आयात के ऊपर बहुत खर्चा कर रहा था। तो इथेनॉल एक अपने ही देश में बनता है, जिसको पेट्रोल में मिला के व्हीकल में यूज करते हैं पेट्रोल की जगह। तो इथेनॉल प्रोडक्ट है। और ये गन्ने के जो पहले की परिस्थिति थी, उसमें जो गन्ने का एंड प्रोडक्ट होता था, बाई प्रोडक्ट होता था, उसमें से चीनी उसके बाद नहीं निकल सकती थी। सी मोलेसिस बोलते हैं, उससे ही इथेनॉल बनाते थे। परंतु जब ये वैरायटी आई तो चीनी की मात्रा जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई कि देश को सोचना पड़ा कि क्या किया जाए। जो अतिरिक्त चीनी उत्पादन हो गई है, जरूरत से ज्यादा चीनी उत्पादन हो गया है, उसका क्या किया जाए। तो ये इथेनॉल प्रोडक्शन एक बहुत अच्छा विकल्प था सरकार के पास और चीनी मिलों के पास। तो सरकार ने एक फैसला लिया, बहुत ही समय के ऊपर बहुत ही समझदारी पूर्ण फैसला लिया कि चीनी को, कुछ चीनी की मात्रा को जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है, उसको इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। तो अभी 10% जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो टारगेट अचीव कर लिया है। 2024 तक 20% ब्लेंडिंग का प्रोग्राम टारगेट रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। तो एक अकेली प्रजाति में या एक एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी ने जितना बदलाव किया है, उतना किसी भी उसमें नहीं हुआ है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हुआ, लोग उत्तर भारत की तरफ चीनी के लिए देखने लगे, गन्ने की प्रजातियों के लिए देखने लगे। पहले दक्षिण भारत का साम्राज्य होता था गन्ने के अंदर, अब उल्टा ट्रेंड हो गया है। साउथ के लोग उत्तरी भारत की तरफ देखते हैं क्या है। पहले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन होता था, रिकवरी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट की थी। परंतु इस प्रजाति ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे ला दिया। गन्ने की उत्पादन हो या चीनी का उत्पादन हो या शुगर रिकवरी हो, हर एक चीज के अंदर महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे हो गया, क्योंकि वहाँ 87% एरिया के अंदर इस प्रजाति की खेती की जाती। या तो किसान खुश होते थे या चीनी मिलें खुश होती थी, क्योंकि चीनी और जो पैदावार है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि पैदावार बढ़ाएंगे तो चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, और चीनी की मात्रा बढ़ाएंगे तो पैदावार कम हो जाती है। परंतु मेरे विशेष प्रयास के द्वारा मैंने एक ऐसी प्रजाति निकाली जिसके अंदर दोनों पार्टी को फायदा हुआ। किसान भी लाभान्वित हुए उससे। करीब 20 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार में वृद्धि हुई है, जो कि औसत पैदावार है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, बिहार की 5 राज्यों की औसत पैदावार 5 साल का यदि देखें तो 20 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार बढ़ी है। चीनी का रिकवरी है वो भी 2.44% बढ़ी है इस प्रजाति के आने के बाद। यदि इसका इकोनॉमिक आर्थिक लाभ देखें या इस प्रजाति के लगाने से क्या अतिरिक्त लाभ हुआ है। जो आम खेती पहले हो रही थी वो तो हो ही रही थी, उस लाभ को नहीं, जो अतिरिक्त लाभ हुआ है वो उसको देखें तो 5 साल में 5 राज्यों के अंदर 67,010 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ हुआ है किसानों को और चीनी मिलों को इस प्रजाति के कारण। उसके उम्मीद जो है वो कम है, क्योंकि एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने। एक ये भी फैसला लिया था, क्योंकि चीनी का भाव जैसे पैदावार बढ़ी तो चीनी का जो भाव था वो कम हो गया था, जो कि चीनी मिलों को उससे फायदा नहीं हो रहा था, घाटे का सौदा था। तो गवर्नमेंट ने एक और अच्छा डिसीजन ये लिया कि मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया। जैसे फसलों का मिनिमम प्राइस होता है, वैसे ही चीनी का मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, जो आजकल 32 रुपये प्रति किलो के आसपास है। और उससे कम तो नहीं होगी, परंतु ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं, मतलब शॉर्टेज के कारण पैदावार चीनी का भाव नहीं बढ़ेगा।